भूली, हिंदुत्व का अर्थ बेहद गंदा। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर डॉक्टर रिजवान और अतिकुर रहमान। सुधांशु त्रिवेदी, बार बार उसी सवाल पर कि वो मंदिर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, वो माता पर जाए तो प्रॉब्लम, वैष्णो देवी जाए तो प्रॉब्लम, केदारनाथ जाए तो प्रॉब्लम। कोई पेटेंट या कॉपीराइट थोड़ी ना आप लोगों के पास, भाई वो लोग भी जा सकते हैं, वो जाते हैं तो नौटंकी, आप जाते हैं तो आस्था। त्रिवेदी जी। नहीं, वो तो बात इसलिए है ना कि हमारे लोग यदि राम जन्मभूमि के पक्ष की बात कहते हैं तो हमारे जो वकील थे, जो लॉ मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद जी, वो श्री राम लला के वकील थे। ये कहते हैं कि हम भगवान राम के साथ हैं, और इनके वकील अब तो इनकी पार्टी में नहीं है, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे। व्यतिक चाहता है ना कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। वैसे मैं एक बात कहूं, देखिए आचार्य जी ने बड़ी एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी बहुत भोले हैं। देखिए अब बाल बुद्धि शब्द तो असंसदीय हो गया है अमन चोपड़ा जी, परंतु मुझे लगता है उन्होंने बड़े मर्यादित शब्दों में कह ही दिया कि वो बाल बुद्धि हैं। क्योंकि यदि वो वाकई भोले हैं, बताइए केरल में वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना साथ देते हैं जिसने सड़क पे बीफ की पार्टी की थी। तमिलनाडु में आते हैं तो उनको वही पादरी मिलता है जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती पवित्र है, मेरे पैर न उससे टच हो जाएं। कर्नाटक में आते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है, और उसके बाद महाराष्ट्र में आके वीर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं। फिर गुजरात की सीमा के पास जाते हैं तो मेधा पाटकर, जिसने कि जमीन आसमान का कुलाबा एक कर दिया था, सरदार सरोवर का पानी कच्छ में न पहुंचे उसके लिए, उसको साथ ले लेते हैं। तो मेरे विचार से कुछ ज्यादा ही भोलापन है। इतना भोलापन है तो भगवान भला करे, कांग्रेस का पता नहीं क्या होने वाला है। मगर उन्होंने एक बात कही थी, क्या राहुल गांधी की किसी चीज की प्रशंसा नहीं करते? करते हैं आचार्य जी, दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हैं। अमेठी से बैठ के उन्होंने बहुत दूरदृष्टि देख ली थी कि वो अमेठी हारने वाले हैं, और इतनी दूर की दृष्टि कि वायनाड को उन्होंने चुन लिया था जाके, क्योंकि उसके आगे शायद जा नहीं सकते थे, उसके बाद समंदर आ जाता। और वहां पे गए तो केरल में भी रिवाज ये था कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ। राहुल गांधी जी गए, अब की बेचारा दोबारा एलडीएफ के बाद यूडीएफ आया ही नहीं, एलडीएफ के बाद एलडीएफ ही रह गया। और अमन जी, आपने एक बात आपके मुंह से निकल गई थी, अमर अकबर एंथोनी की बात। इस पे मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, ये सारा झगड़ा इसलिए है कि जो अमर अकबर एंथोनी फिल्म में दिखाया गया था ना, तीनों लड़ते हैं और आखिर में जब एहसास होता है कि कोई अमर हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो या एके एंटोनी हो, अगर जिस दिन सबको पता चल जाएगा अमर अकबर एंथोनी तीनों का पिता किशन लाल ही था, उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा और सबके बीच में प्यार और सौहार्द बढ़ जाएगा। ठीक है, एंटनी की मजबूरी, अकबर के साथ अमर भी जरूरी। बताइए डॉक्टर रिजवान अहमद, तुष्टीकरण की भूल कांग्रेस को अवैध कबूल, देर आए दुरुस्त है, आप कह रहे हैं कि नहीं? देर आए दुरुस्त है डॉक्टर जल्दी जल्दी बता दो। आचार्य जी ने कहा कि रिजवान अहमद ने यह कहा कि अगर राहुल गांधी मंदिर जाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा। शायद उनके सुनने में कुछ गलती हुई, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा मूल भाव से राहुल गांधी मंदिर जाने वाला बंदा नहीं लगता है, बस इतना बोला था। फिर उन्होंने भारत जोड़ो की बात करी। देखिए, आप एक प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में भी ढूंढ रहे थे। अमन भाई, आप भी जो इनकी खुलूसियत है एज अ लीडर वो बताइए साहब। भारत जोड़ो यात्रा में पता है न्यूज क्या चल रही है एज अ लेमैन? भाई राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। अरे यार, ये कोई बात हुई? प्रियंका गांधी को लॉन्च कैसे किया जा रहा है? उसकी नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। अरे अक्षय कुमार अगर सफेद दाढ़ी रख ले तो दूर से रिजवान अहमद जैसा लगेगा, तो क्या मैं एक्टर थोड़ी हो जाऊंगा आचार्य जी? तो आप अगर राहुल और प्रियंका को लॉन्च कर रहे हैं तो ये बचकानी बातें छोड़ दें कि किसी को ठंड नहीं लगती और किसी की नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। हिमाचल की बात की आचार्य जी ने, फिर वो बात कट गई थी कि फिर अगर कांग्रेस पर हिंदू को भरोसा नहीं है तो हिमाचल में कांग्रेस कैसे वापस आ गई? हाँ। आचार्य जी, वो ऐसे आ गई, बिल्कुल पते की बात बता दूं कि हिमाचल में मुस्लिम वोटर नहीं है। अभी हिमाचल में 17% मुस्लिम वोटर कर दीजिए, और ये 17% मुस्लिम वोटर जब कांग्रेस को वोट देने जाता तो उधर 60% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता। ये हकीकत है हिमाचल का जो आप सवाल पूछ रहे थे। और आखिरी बात आचार्य जी, मुझे ये नहीं पता कि मुसलमान कांग्रेस को डुबो रहे हैं या कांग्रेस मुसलमानों को डुबो रही है। एक बात तय है, डूबे हुए दोनों हैं। और अगर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस धारा से मुसलमान के कंधे के साथ साथ हिंदू के कंधे पर हाथ रख ले, तो ये नहीं हो पाएगा।
अगर कांग्रेस को हिंदू के कंधे पे हाथ रखना है तो मुसलमान का कंधा छोड़ना पड़ेगा। नहीं क्यों, मतलब ये अतिकुर भाई क्यों ऐसा, क्यों मतलब ये क्यों, मतलब दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ये हो जाएगा क्या जो डॉक्टर रिजवान समझा रहे हैं, अतिकुर रहमान? कौन किसको टोपी पहना रहा है? मतलब कभी तिलक, कभी टोपी। का जवाब देना, मैं बेसर पैरों की बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। मैं सुधांशु जी को बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल स्पेस देना पसंद करता हूं, और अभी अभी सुधांशु जी ने कहा कि सैयद शहाबुद्दीन, तो सुधांशु जी सैयद शहाबुद्दीन एक पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल थे, आपने उनका उदाहरण तो दे दिया, सलाउद्दीन ओवैसी साहब का उदाहरण दे दिया, ये दोनों ही इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकली थे। डॉक्टर रफीक जकरिया का आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, अली मियां नदवी का एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने क्या आर्टिकल लिखे थे शाहबानों के लिए, इन तीनों ने, इसका एग्जाम्पल देने से आप परहेज करते हैं जानबूझकर, ताकि अगर उनका एग्जाम्पल आप दे देंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे कि मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने मुस्लिम अपीजमेंट को हमेशा से नकारा है। अब सवाल यह है कि आप जो कर रहे हैं हिंदू अपीजमेंट, इसको नकारने वालों को आप क्यों समंदर का रास्ता दिखा रहे हैं? आप क्यों कविता कृष्णन को समंदर का रास्ता दिखाते हैं? आपने अमर्त्य सेन, रघुराम राजन को क्यों आइसोलेट करके रखा है? आप जवाब दीजिए कि आप इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया, इसके साथ में आपको क्या बीमारी है? आप क्यों इनको तस्लीम नहीं करते हैं? आप क्यों इनके इंटेलेक्चुअलिज्म को चैलेंज करते हैं? आप तो हिस्ट्री मिटाने चले हैं। हिस्ट्री मिटाने की आपके अंदर काबिलियत है तो प्रेजेंट तो कम से कम मानिए। ठीक है अतिकुर, बोलिए आप सुधांशु जी, फिर आचार्य जी आ रहा हूं। मुझे 1 मिनट दे दीजिए आचार्य जी, आपके पास आऊंगा, पहले सुधांशु त्रिवेदी बोलने दीजिए, उनसे सवाल है। बोलिए सुधांशु जी।